फिट फैक्ट्स विद अनमोल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल पर बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य आखिर है क्या, और ये जो बीमारी है इसे हम कैसे समझते आए हैं। हमारे पास एक अकादमिक अध्ययन है जो इन इन अवधारणाओं को खंगालता है, मतलब इतिहास से लेकर आज तक और आधुनिक विज्ञान से लेकर पारंपरिक ज्ञान, खासकर आयुर्वेद तक। मकसद ये है कि हम समझें कि सिर्फ बीमार ना होना ही सेहतमंद होना नहीं है। हेल्थ का मतलब इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। तो चलिए इस सोच की परतों को खोलते हैं। अक्सर हमारी पहली सोच यही होती है कि भाई अगर कोई बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। पर क्या वाकई ये इतना सीधा है? स्वास्थ्य शब्द को ही देखें। अंग्रेजी हेल्थ पुराने शब्द हॉल से आया है, जिसका मतलब था संपूर्णता या ठीक होना। संस्कृत में आरोग्य शब्द है, यानी रोग का न होना। लेकिन आयुर्वेद में एक और गहरा शब्द है स्वस्थ्य, जिसका मतलब है स्व यानी स्वयं में स्थित होना। बिल्कुल। और ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक सोच का फर्क दिखाता है। आधुनिक परिभाषाओं में सबसे मशहूर तो विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO की है। स्वास्थ्य केवल रोग या दुर्बलता का अभाव ही नहीं, बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल आदर्श लगता है। जी। लेकिन इसमें कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं। जैसे पूर्ण कल्याण, इसको मापना कैसे है? ये बहुत व्यक्तिपरक है, मतलब सब्जेक्टिव है। और दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में इसमें आध्यात्मिक पहलू शामिल नहीं था, हालांकि बाद में इसे जोड़ने की बात हुई थी। इसके उलट आयुर्वेद का जो स्वास्थ्य को विचार है, वो व्यक्ति के अंदरूनी संतुलन, एक सामंजस्य पर टिका है। ये सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि मन, आत्मा और अपने परिवेश के साथ तालमेल बिठाने की बात करता है। ये दिलचस्प है कि इस संतुलन पर इतना जोर है। अच्छा, तो ये तो हुई स्वास्थ्य की बात। अब हम बीमारियों को कैसे समझने लगें? ये समझ वक्त के साथ कैसे बदली है? हाँ, ये सफर तो काफी लंबा रहा है। शुरू शुरू में तो सोचा जाता था कि बीमारियां किसी बुरी नजर या देवी देवताओं के श्राप या मतलब अलौकिक शक्तियों का नतीजा है। फिर एक दौर आया मियाज़मा सिद्धांत का। मियाज़मा? हाँ, मतलब ये माना जाने लगा कि गंदी हवा या कोई दूषित वाष्प, उससे बीमारियां फैलती हैं, जैसे हैजा या प्लेग। हाँ, वो इतिहास की किताबों में अजीब सी धुनिया करने वाली तस्वीरें याद आती हैं कुछ। सही कहा। फिर आया असली वैज्ञानिक मोड़। लुई पास्चर का रोगाणु सिद्धांत, जर्म थ्योरी जिसे कहते हैं, और रॉबर्ट कोच की अभिधारणाएं। इन्होंने तो क्रांति ही ला दी। उन्होंने साबित किया कि कई बीमारियां छोटे छोटे जीवाणुओं यानी माइक्रोब्स की वजह से होती हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी खोज थी। इसी ने एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन के विकास का रास्ता खोला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मतलब सिर्फ कीटाणु ही जिम्मेदार नहीं थे, ऐसा? नहीं नहीं, जल्दी ही समझ आ गया कि मामला इतना सरल नहीं है। हम्म। मैक्स वॉन पेटेनकोफर जैसे वैज्ञानिकों ने कहा कि देखो भाई, सिर्फ रोगाणु का होना ही काफी नहीं है। व्यक्ति की अपनी स्थिति, उसका वातावरण, ये सब भी मायने रखता है। अच्छा। इसे कहा गया बहुकारकी सिद्धांत, मतलब मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन। अच्छा। और यहीं से महामारी विज्ञान यानी एपिडेमियोलॉजी का सही विकास शुरू हुआ। जॉन स्नो का लंदन में हैजा फैलने का अध्ययन वो एक क्लासिक उदाहरण है। हाँ, सुना उसके बारे में, पानी के पंप वाला। जी वही। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक खास पानी के पंप का इस्तेमाल करने वालों में बीमारी ज्यादा थी। या फिर डॉक्टर इग्नास ज़ेमेल्वीज़ की कहानी। उन्होंने सिर्फ हाथ धोने जैसी सरल आदत से अस्पतालों में प्रसूति के बाद होने वाले बुखार से मौतों को नाटकीय रूप से कम कर दिया था। कमाल है, सिर्फ हाथ धोने से? जी, तो ये दिखाता है कि बीमारियों के पीछे वजहों का एक पूरा जाल होता है। कारणों का जाल। वेब ऑफ कॉजेशन जिसे कहते हैं। बिल्कुल। आज हम इसी की बात करते हैं। जैसे दिल की बीमारी को ही लीजिए। इसमें आपका खानपान, मोटापा, कसरत की कमी, तनाव, धूम्रपान, हाई ब्लड प्रेशर और हाँ, आपकी जेनेटिक बनावट भी, ये सब मिलकर भूमिका निभाते हैं। और हाल के वर्षों में जेनेटिक्स की भूमिका और भी साफ हुई है। ये जो जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज हैं, GWAS, ऐसी तकनीकें हमें ये समझने में मदद कर रही हैं कि हमारे DNA में मौजूद कुछ बारीकियां हमें कुछ बीमारियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील कैसे बनाती हैं। ये किसी एक जीन की बात नहीं है, बल्कि कई जीन्स और जीवन शैली के आपसी तालमेल की कहानी है। इतनी सारी वजह और इतने प्रकार की बीमारियां, तो इन्हें ठीक से समझने और फिर इलाज करने के लिए इनका कोई वर्गीकरण, कोई क्लासिफिकेशन भी तो जरूरी हुआ होगा। निश्चित रूप से। बीमारियों को व्यवस्थित तरीके से समझने, उनका अध्ययन करने और फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य की नीतियां बनाने के लिए वर्गीकरण बहुत जरूरी है। शुरुआत में विलियम फार जैसे लोगों ने कोशिशें की और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, मतलब
इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज (ICD) विकसित हुआ। इसे WHO संभालता है। पहला संस्करण सोचिए 1900 में आया था। 100 साल से भी ज्यादा पहले। जी, तब से ये लगातार अपडेट होता रहा है। अभी हम ICD-10 और अब ICD-11 का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें सिर्फ संक्रामक बीमारियां ही नहीं, बल्कि जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, दवाओं के दुष्प्रभाव से होने वाली दिक्कतें और यहाँ तक कि ऐसी बीमारियां भी शामिल हैं जिनके कारण अभी तक ठीक से पता नहीं है। उन्हें इडियोपैथिक डिजीजेस कहते हैं। अच्छा, मतलब आधुनिक विज्ञान के बावजूद कुछ बीमारियों के कारण अभी भी रहस्य है। हाँ, बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात यह है कि ICD-11 में पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों जैसे चीन और कोरिया की पारंपरिक चिकित्सा के कुछ वर्गीकरणों को शामिल किया गया है। ओह, ये तो नई बात है। हाँ, हालांकि आयुर्वेद और योग की जो विस्तृत प्रणालियां हैं, उन्हें अभी इसमें उस तरह की जगह नहीं मिली है। ये दिखाता है कि ज्ञान के विभिन्न स्रोतों को एकीकृत करने की कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन ये प्रक्रिया अभी चली रही है। आपने दवाओं के दुष्प्रभाव का जिक्र किया और ये मुझे अगले अहम मुद्दे पे लाता है। वो है हेल्थ केयर और मेडिकल केयर के बीच का फर्क। हम अक्सर इन शब्दों को एक ही मान लेते हैं। क्या इनमें वाकई कोई अंतर है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है और अक्सर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये भ्रम सिर्फ आम लोगों में ही नहीं है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जैसे बड़े संस्थानों तक में ये दिखता है। आप उनकी वेबसाइट पर हेल्थ इन्फॉर्मेशन सेक्शन में जाएंगे तो वहां ज्यादातर बीमारियों और उनके इलाज की ही जानकारी मिलेगी। अच्छा। हाँ। देखिए, मेडिकल केयर का फोकस मुख्य रूप से बीमारी होने के बाद उसके निदान और इलाज पर होता है। मतलब दवाएं, सर्जरी, अस्पताल की देखभाल वगैरह वगैरह। और हेल्थ केयर फिर क्या हुआ? देखिए, हेल्थ केयर का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा और व्यापक होना चाहिए। इसमें बीमारी की रोकथाम, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो बुनियादी जरूरतें हैं वो शामिल होनी चाहिए, जैसे साफ पानी, पोषण, साफ सफाई, टीकाकरण, स्वास्थ्य शिक्षा, ये सब। लेकिन हकीकत क्या है? हमारी आज की जो व्यवस्था है वो ज्यादातर बीमारी केंद्रित है, डिजीज सेंट्रिक जिसे कहते हैं। पैसा, संसाधन, रिसर्च ज्यादातर बीमारियों के इलाज, नई दवाओं और तकनीकों पर खर्च होते हैं, जबकि रोकथाम और स्वास्थ्य को बनाए रखने वाले बुनियादी ढांचे पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये एक तरह से आग लगने पर कुआं खोदने जैसा हुआ है ना? हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। और ये व्यवस्था बहुत महंगी भी है और अक्सर बड़ी दवा कंपनियों के जो व्यावसायिक हित हैं उनसे प्रभावित भी रहती है। हार्वर्ड के एक प्रोफेसर थे क्लेटन क्रिस्टेंसन। उन्होंने विघटनकारी नवाचार यानी डिसरप्टिव इनोवेशन का विचार दिया था। हाँ, सुना है मैंने इसके बारे में। जी। टेक्नोलॉजी में काफी बात होती है इसकी। जी। उनका कहना था कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में असली बदलाव ऊपर से नीचे महंगे समाधानों से नहीं आएगा, बल्कि नीचे से ऊपर सरल, सुलभ और रोकथाम पर आधारित समाधानों से आएगा, जो लोगों को स्वस्थ रहने में मदद करें, न कि सिर्फ बीमार होने पर उनका इलाज करें। तो अगर मौजूदा व्यवस्था बीमारी पर ज्यादा केंद्रित है, तो फिर असली स्वास्थ्य किन चीजों पर टिका है? क्या कुछ बुनियादी स्तंभ है इसके? हाँ, ये जो जानकारी हमारे पास है वो 4 मुख्य स्तंभों या निर्धारकों की पहचान करती है। पहला है पोषण यानी न्यूट्रिशन, हमारा खान पान। दूसरा है जीवन शैली, लाइफस्टाइल, मतलब हमारी आदतें, नींद, कसरत, तनाव प्रबंधन। तीसरा है पर्यावरण, एनवायरनमेंट, यानी हवा, पानी, प्रदूषण, रहने की जगह। और चौथा है आनुवांशिकी, जेनेटिक्स, मतलब हमें अपने माता पिता से मिली जेनेटिक विरासत। इन्हें आप स्वास्थ्य की नींव के 4 पाए समझ सकती हैं। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इन 4 में से 2, पोषण और जीवन शैली, ये तो काफी हद तक हमारे अपने हाथ में है। बिल्कुल सही, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। पोषण की चुनौतियां देखिए, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में और यहाँ तक कि एक ही देश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में अलग हो सकती हैं। कहीं कैलोरी और जंक फूड की अधिकता समस्या है, तो कहीं कैलोरी की कमी या जरूरी पोषक तत्वों का अभाव। लेकिन जीवन शैली शायद ये सबसे ज्यादा असर डालने वाला नियंत्रणीय कारक है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन का एक आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। क्या? कि लगभग 80% पुरानी बीमारियां जैसे टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोग, कुछ तरह के कैंसर, ये सही जीवन शैली अपनाकर या तो रोकी जा सकती हैं या उनकी स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। 80%? ये तो बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, ये दिखाता है कि हमारी रोजमर्रा की आदतें कितनी शक्तिशाली हैं। फिर पर्यावरण का असर भी हम देख ही रहे हैं। प्रदूषण से सांस की बीमारियां, पानी की खराब गुणवत्ता से पेट की समस्याएं और आनुवंशिकी,
हाँ, वो हमें कुछ बीमारियों के प्रति ज्यादा या कम संवेदनशील बना सकती है, लेकिन वो हमारी किस्मत तय नहीं करती। अच्छा। जी, हमारी जीवन शैली और पर्यावरण मिलकर तय करते हैं कि वो जेनेटिक संवेदनशीलता बीमारी में बदलेगी या नहीं। और जब ये चारों स्तंभ पोषण, जीवन शैली, पर्यावरण, आनुवंशिकी कमजोर पड़ते हैं, तब पांचवें तत्व यानी चिकित्सा देखभाल की जरूरत पड़ती है, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह, ना कि पहले विकल्प के तौर पर। और देखिए, आयुर्वेद की एक पूरी शाखा है स्वस्थ वृत्त। स्वस्थ वृत्त आधुनिक लाइफस्टाइल मेडिसिन जैसा ही लग रहा है फिर तो। काफी हद तक, बस फर्क यह है कि आयुर्वेद ये बातें हजारों सालों से कह रहा है। चलिए अब जरा स्वास्थ्य के आयामों पर बात करते हैं। हमने शारीरिक स्वास्थ्य की बात की, पर जैसा आपने कहा ये उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, स्वास्थ्य एक बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशनल अवधारणा है। आमतौर पर 7 आयामों की बात होती है: शारीरिक, फिजिकल, सामाजिक, सोशल। सामाजिक मतलब हमारे रिश्ते, लोगों से मिलना जुलना। हाँ, हमारे रिश्ते, समुदाय से जुड़ाव। फिर भावनात्मक यानी अपनी भावनाओं को समझना और व्यक्त करना। पर्यावरणीय, हमारे आसपास का माहौल कैसा है। व्यावसायिक, अपने काम से संतुष्टि। बौद्धिक, कुछ नया सीखते रहना, दिमाग को चुस्त रखना। और आध्यात्मिक, जीवन का कोई अर्थ, कोई उद्देश्य महसूस करना। 7 आयाम हो गए। जी, और हाल के वर्षों में एक 8वां आयाम भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाने लगा है, वित्तीय आयाम, मतलब आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता। ये भी हमारे स्वास्थ्य पर बहुत असर डालता है। और ये सारे आयाम आपस में जुड़े हुए हैं। ये सब मिलकर हमारे जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ QOL तय करते हैं। ये कल्याण और कुशलता जैसे शब्द भी बहुत सुनने में आते हैं। क्या ये स्वास्थ्य से अलग है या वही है? इनमें बहुत बारीक सा फर्क है, और हाँ, अक्सर इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जाता है। वेलबींग, कुशलता, ज्यादातर जीवन के एक समग्र सकारात्मक अनुभव, खुशी और संतुष्टि से जुड़ा है, जबकि वेलनेस अक्सर इन सभी आयामों शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि के सक्रिय एकीकरण और संतुलन को दर्शाता है। एक थे हेल्बर्ट डन, उन्होंने उच्च स्तरीय कल्याण यानी हाई लेवल वेलनेस की बात की थी, जिसका मतलब सिर्फ बीमारी का न होना नहीं, बल्कि अपनी पूरी क्षमता के साथ जीना है। और ये जो जीवन की गुणवत्ता QOL है, इसे मापना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत व्यक्तिपरक है, सब्जेक्टिव है। हर किसी के लिए अच्छी जिंदगी के मायने अलग हो सकते हैं ना। हाँ, सही बात है। लेकिन अब इसे मापने के तरीकों में सिर्फ शारीरिक लक्षणों को ही नहीं देखा जाता, बल्कि व्यक्ति के अपने अनुभव, उसकी भावनात्मक स्थिति और जीवन से संतुष्टि, इन सबको शामिल करने पर जोर है। अच्छा, ये सब जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि हम स्वास्थ्य को मापते कैसे हैं? जब हम रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर अक्सर खून की जांच, ब्लड प्रेशर वगैरह देखते हैं। ये तो ज्यादातर बीमारी के संकेत ढूंढ रहे होते हैं, जैसा आपने कहा। क्या स्वास्थ्य को मापने का, खासकर बीमारी होने से पहले की स्थिति को जानने का कोई और तरीका भी है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आधुनिक चिकित्सा में स्वास्थ्य का आकलन ज्यादातर प्रयोगशाला जांचों और शारीरिक परीक्षणों पर ही आधारित होता है। ये मुख्य रूप से किसी बीमारी के मार्कर या शरीर में आई किसी गड़बड़ी का पता लगाने के लिए होते हैं। अगर सब कुछ नॉर्मल रेंज में है तो मान लिया जाता है कि व्यक्ति स्वस्थ है। लेकिन ये रेंज अक्सर आबादी के औसत पर आधारित होती है। ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के लिए वो आदर्श हो। इसके विपरीत आयुर्वेद का नजरिया थोड़ा अलग है। आयुर्वेद कैसे मापता है स्वास्थ्य को? क्या वो लैब टेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनका जोर सिर्फ उस पर नहीं होता। आयुर्वेद में सिर्फ बीमारी के संकेतों पर ही नहीं, बल्कि शरीर के संतुलन और उसके सही ढंग से काम करने पर ज्यादा जोर होता है। यहाँ तक कि नवजात शिशु के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए भी उनके अपने मानक तय हैं। वयस्कों के लिए एक बहुत ही अनोखी विधि है अंगुली परिमाण। अंगुली परिमाण, उंगलियों से? हाँ, इसमें व्यक्ति की अपनी उंगलियों की चौड़ाई को इकाई मानकर शरीर के विभिन्न अंगों के अनुपात को मापा जाता है। माना जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ये अनुपात संतुलित होते हैं। इसके अलावा कार्यात्मक आकलन, मतलब शरीर के फंक्शंस कैसे चल रहे हैं, इस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। जैसे क्या भूख ठीक से लगती है और खाना पचता है? क्या मल त्याग नियमित और सही तरीके से होता है? क्या नींद गहरी और ताजगी देने वाली आती है? क्या पांचों इंद्रियां, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना, ठीक से काम कर रही हैं? ये सब स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण सूचक माने जाते हैं। अच्छा। आयुर्वेद का मुख्य लक्ष्य व्यक्ति की प्रकृति, मतलब उसकी जो मूल बनावट है, उसको समझना है। और वात, पित्त, कफ नाम के जो 3 मूल जैविक सिद्धांत हैं,
जिन्हें दोष कहा जाता है, उनका संतुलन बनाए रखना है। अगर इनमें असंतुलन आता है तो उसे ही बीमारी की शुरुआत माना जाता है। तो ये सिर्फ लैब रिपोर्ट के नंबर देखने से कहीं आगे की बात हुई। ये तो शरीर की अपनी भाषा को समझने जैसा है। और इससे मुझे लगता है स्वास्थ्य संवर्धन यानी हेल्थ प्रमोशन का विचार भी जुड़ता है। मतलब सिर्फ इलाज नहीं बल्कि स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और बनाए रखना। WHO इसे कैसे देखता है? WHO स्वास्थ्य संवर्धन को परिभाषित करता है लोगों को अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण बढ़ाने और उसे सुधारने में सक्षम बनाने की प्रक्रिया। ये शब्द नियंत्रण और सक्षम बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक सक्रिय भूमिका की बात करता है, पैसिव नहीं। यानी जिम्मेदारी व्यक्ति की है। हाँ, काफी हद तक। और देखिए, आयुर्वेद और योग हजारों सालों से इसी सशक्तिकरण पर जोर देते आए हैं। व्यक्ति को ज्ञान देना, सही नजरिया विकसित करना और सेहतमंद व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना, ताकि वो अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद ले सके। और आयुर्वेद में इसके लिए क्या तरीके बताए गए हैं? आपने स्वस्थ वृत्त का जिक्र किया था थोड़ी देर पहले। हाँ, स्वस्थ वृत्त शाखा इसी के लिए है। इसमें 2 मुख्य चीजें हैं, दिनचर्या यानी रोजमर्रा के नियम और ऋतुचर्या यानी मौसम के अनुसार जीवन शैली में बदलाव। और ये सिर्फ कुछ रस्में नहीं हैं, इनके पीछे गहरा वैज्ञानिक आधार है। दिनचर्या और ऋतुचर्या, ये नाम तो बहुत से भारतीय घरों में सुने जाते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना या मौसम के हिसाब से खान-पान बदलना। बिल्कुल। दिनचर्या इस समझ पर आधारित है कि दिन और रात के अलग-अलग पहरों में हमारे शरीर में कौन सा दोष, वात, पित्त या कफ स्वाभाविक रूप से बढ़ता या घटता है। एक तरह की आयुर्वेदिक बॉडी क्लॉक होती है। बॉडी क्लॉक? हाँ, जो बताती है कि कब उठना, कब खाना, कब व्यायाम करना और कब आराम करना शरीर की प्राकृतिक लय के साथ सबसे अच्छा तालमेल बिठाता है। उदाहरण के लिए, दोपहर के समय पित्त प्रबल होता है, जो पाचन अग्नि से जुड़ा है। इसलिए दोपहर का भोजन सबसे भारी होना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद कहता है। सुबह और शाम वात का समय है, जो गतिशीलता से जुड़ा है, इसीलिए हल्का व्यायाम या ध्यान इस समय अच्छा रहता है। अच्छा, ये तो काफी लॉजिकल लग रहा है। जी, इसी तरह ऋतुचर्या मौसम बदलने पर हमारे शरीर पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखते हुए आहार और जीवनशैली में बदलाव का सुझाव देती है, ताकि हम मौसम के साथ संतुलन बनाए रख सकें। ये दवा लेकर बीमारी ठीक करने वाले निष्क्रिय रवैये के बिल्कुल विपरीत है। ये एक सक्रिय भागीदारी वाला नजरिया है। मूल मंत्र यही है कि हमारा स्वास्थ्य हमारे अपने हाथों में है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? पहली, कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है, बल्कि एक समग्र संतुलन है, एक अंदरूनी सामंजस्य की स्थिति जिसे आयुर्वेद स्वास्थ्य कहता है। दूसरी, रोकथाम, जीवन शैली और हमारी अपनी सक्रिय भागीदारी सेहत के लिए बेहद बेहद जरूरी है। जी। और तीसरी, कि सिर्फ बीमारी पर केंद्रित जो मौजूदा मॉडल है वो महंगा भी है और शायद अधूरा भी है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? हमारे लिए क्या संदेश है इसमें? निचोड़ ये है कि हमें अपनी सोच और अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को मेडिकल केयर यानी बीमारी के इलाज से आगे बढ़ाकर असली हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य की देखभाल और संवर्धन की ओर ले जाना होगा। हमें सिर्फ व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और यहाँ तक कि प्लैनेटरी हेल्थ यानी प्लैनेटरी हेल्थ के बारे में भी सोचना होगा। प्लैनेटरी हेल्थ? हाँ, एक मशहूर मेडिकल जर्नल है द लैंसेट, उसने भी इस पर जोर दिया है कि इंसानों का स्वास्थ्य इस ग्रह के स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य असल में क्या है? ये बदलते हालात के साथ अनुकूलन करने की क्षमता है, लचीलापन है और हमारे शरीर, मन, आत्मा और पर्यावरण के बीच एक सामंजस्य का नाम है। जैसा कि लाइफस्टाइल मेडिसिन के जाने माने विशेषज्ञ हैं डॉक्टर डीन ऑर्निश, वो कहते हैं, स्वास्थ्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको हासिल करना है। ये वो चीज है जो आपके पास पहले से मौजूद है, अगर आप इसमें बाधा ना डालें। स्वास्थ्य वो चीज है जो आपके पास पहले से मौजूद है, अगर आप इसमें बाधा ना डालें। ये वाकई सोचने लायक बात है। और यहीं पर मैं आज के श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। अगर स्वास्थ्य वाकई हमारे भीतर और हमारे पर्यावरण के साथ संतुलन और सामंजस्य का नाम है, जैसा कि आयुर्वेद जैसा प्राचीन ज्ञान हमें बताता है, तो हम सिर्फ बीमारी का इंतजार करने के बजाय इस संतुलन को, इस स्वास्थ्य को सक्रिय रूप से बढ़ाने के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, अपने समाज और अपनी दुनिया की प्राथमिकताओं को कैसे बदल सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।
फिट फैक्ट्स विद अनमोल पर आज के लिए इतना ही। अगली बार तक स्वस्थ रहें।